तो पहले हम रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं आपके साथ बच्चों। तो रूरल डेवलपमेंट में बेसिकली सबसे पहले ये है कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये है, 3 शब्द इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट ये आता है कि रूरल डेवलपमेंट के कुछ की इश्यूज़ बताइए। तो की इश्यूज़ ये हैं रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के कि पहली बात तो ये कि हमारी 3/4 जनता रूरल एरियाज़ में रहती है। ज़्यादातर जो शेयर है जीडीपी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, जो फ़िलहाल कम हो रहा है। इसके अलावा रूरल एरियाज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इनएडिक्वेट है, मतलब अभी भी बहुत से रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। और एक एस्पेक्ट या एक की इशू ये भी है कि रूरल डेवलपमेंट करने से हमारे रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो मतलब ये भी एक एस्पेक्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये आती है कि व्हाट आर द वेरियस एरियाज़ कवर्ड इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हम कौन कौन से एरियाज़ कवर करते हैं। तो देखो जी, सबसे पहला तो आता है जो आपने कल पढ़े थे, 2 बेसिक चीज़ें। क्या क्या बेसिक चीज़ें? मतलब एक तो शिक्षा और एक सेहत, है ना, मतलब एक एजुकेशन और एक हेल्थ। तो सबसे पहला एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों चीज़ों को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो इसमें लिटरेसी आ गया और हेल्थ आ गया। दूसरा है जी एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू इम्प्रूव अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि दूसरा एरिया हम कह सकते हैं रोज़गार आ गया। तो पहला हमने एजुकेशन किया और हेल्थ किया, दूसरा किस पे फोकस करना है हमको? एम्प्लॉयमेंट पे। इसके बाद तीसरी चीज़ आ गई लैंड रिफॉर्म्स। आज भी रूरल एरियाज़ के अंदर कुछ ऐसी मतलब कमियां हैं जिनके लिए हमें आज भी कुछ लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं एक्सप्लॉयटेशन है वो अभी भी होता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो अभी भी कई जगह पे कम है, तो हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आज भी मतलब रूरल एरियाज़ में लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। चौथा एरिया रूरल डेवलपमेंट में वो है गरीबी का, यानी कि हमें रूरल एरियाज़ के अंदर गरीबी कम करनी चाहिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहिए। एंड पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज़ में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत अच्छा नहीं है, इनएडिक्वेट है, सड़कें अच्छी नहीं हैं या बिजली नहीं आती, इरिगेशन सुविधाएं नहीं हैं, मार्केटिंग सुविधाएं नहीं हैं, क्रेडिट सुविधाएं नहीं हैं। तो हमें उनको भी डेवलप करना चाहिए। तो इस पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जो हम रूरल डेवलपमेंट में कवर करते हैं या करने चाहिए। तो क्या क्या लिख सकते हो आप? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ आ गया, बहुत ही जनरल नॉलेज वाले। एम्प्लॉयमेंट आ गया, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स आ गए, आज भी ज़रूरत है, पॉवर्टी कम करनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। अब आता है क्वेश्चन कि रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हाँ, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो लोग मेनली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को पैसों की आवश्यकता क्यों ज़्यादा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो मेनली इसमें आप 2-3 अच्छे पॉइंट्स लिखना। जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि आज भी मिडिलमैन जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? फार्मर्स को। तो जैसे जो मनी लेंडर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? वो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं या वो अकाउंट्स में घपला करते हैं। तो जैसे वो किसान को बोल देंगे कि भाई तुमसे तो हमें 10,000 रुपये लेने हैं, जबकि एक्चुअल में मान लेते हैं सिर्फ 2,000 लेने हो। तो मतलब वो कुछ घपला कर देते हैं और वो किसानों को आज भी एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा रीज़न ये कि जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो किसान के लिए, फार्मर के लिए बहुत बड़ा होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब वो बीज बोता है तब से लेकर उसकी फसल के बिकने तक बहुत लंबा टाइम होता है ना। क्योंकि बीज बोएगा, फिर क्रॉप बड़ी होगी धीरे धीरे, फिर वो क्रॉप की कटाई होगी, फिर वो बाज़ार में जाएगी, फिर वो वहाँ पे बिकेगी, उसके बाद जाके भी पैसे मिलते हैं। तो इतने लंबे समय तक किसान को अपना पेट पालना है, घर का खर्चा निकालना है, बीज खरीदने हैं, 100 चीज़ें होती हैं। तो इसलिए किसान को पैसों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है।
बाकी तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये क्रेडिट के लिए कि ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी सोर्स है, यानी कि अगर हम ज़्यादा पैसा डालेंगे रूरल एरियाज़ के अंदर तो उससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो जितना ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा हमारे मतलब एक तरह से इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए हम क्रेडिट की सुविधाएं वहाँ पर ज़्यादा देना चाहते हैं या देनी चाहिए। अब बेसिकली छोटा सा पॉइंट है, वो आगे भी वैसे कवर हो जाएगा कि 1969 के बाद इंडिया में थोड़ा सा चेंज आया रूरल क्रेडिट में, रूरल क्रेडिट के एरिया में। वो कैसे आया? तो सबसे बड़ा पॉइंट अब रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई, एपेक्स बॉडी बनाई गई। जैसे कमर्शियल बैंकों का दादाजी कौन है? आरबीआई है ना। तो ऐसी रूरल डेवलपमेंट्स के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी एपेक्स बॉडी बनाई गई, जो जिसका नाम क्या था? नाबार्ड। हाँ, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, क्या था फुल फॉर्म? नहीं, ऑनलाइन वाले चीते भी बताएंगे। हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट राइट, हाँ जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब वो नाबार्ड का सेटअप हुआ। नाबार्ड कब सेटअप किया गया? 1982 में, बिल्कुल सही। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हमने कल पढ़ा ही था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या था? क्रांति थी, है ना, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रो हुआ। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही थोड़ा थोड़ा जो ये रूरल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ये मतलब पिक्चर में आया। जब किसानों को बीज खरीदने थे, HYV सीड्स खरीदने थे, उसके लिए पैसा चाहिए था, तो सरकार ने सोचा कि हमें अब कोई ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जिनसे किसानों को आसानी से क्रेडिट मिल सके। तो इसीलिए बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ, जैसे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बेसिकली 1969 के बाद ही डेवलप हुए, जिन सबका मेन पर्पज़ ये था कि रूरल एरियाज़ में ये क्या करें? क्रेडिट प्रोवाइड करें। बाकी क्वेश्चन आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर पूछ सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्रामर्स इन मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ पुअर। ठीक है, अब इसमें माइक्रो क्रेडिट ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटे लेवल पर जो क्रेडिट की सुविधा होती है, ठीक है ना, उसको माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। तो इस माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम में बेसिकली हमारा एक ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ क्या होता है? सही, तो सेल्फ हेल्प, बिल्कुल हाँ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? वो एक ऐसा मतलब ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स मिलकर पैसा पूल कर लेते हैं और जिसको भी पैसों की आवश्यकता होती है वो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लेता है और इन पर बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट मतलब इनसे लिया जाता है। तो ये बेसिकली होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो महिलाओं को हुआ, खासकर रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो महिलाओं द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। बिल्कुल सही लिपिका जी। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल क्रेडिट या बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपसे ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन के फॉर्म में कि रूरल क्रेडिट को इवेल्युएट करिए, पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स या जो भी इस पर आपका मतलब राय है। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो कि अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए रूरल क्रेडिट के, तो आप ये कहोगे कि इससे बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन हुआ, मतलब तेज़ी से इससे काम आसान हो गया, फार्मर्स को हेल्प मिली, फार्मर्स जो सीड्स खरीदना चाहते थे, फर्टिलाइज़र्स खरीदना चाहते थे वो खरीद पाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ाने में भी मतलब इसमें ईजी रहा क्योंकि किसानों को पैसा मिल पाया। दूसरी चीज़ ये कि जब किसानों ने क्रॉप्स ज़्यादा उगाए तो इससे जो है फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश में
सही रही क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड रहे। खरीद लिया, हाँ, तो इससे प्रोडक्शंस और ज़्यादा फास्ट हो गए। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड्स देखें या कुछ फेलियर्स देखें तो सबसे बड़ा फेलियर तो ये कि जो बैंक्स थे, खासकर मतलब कह लो कि कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, वो इफ़ेक्टिव लोन रिकवरी नहीं कर पा रहे थे और ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लोन्स दिए जा रहे थे उनमें डिफ़ॉल्ट भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा लगता है कि हमने सबको लोन दे दिया और फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स उगा रहे हैं ईजीली, लेकिन बैंकों का तो नुकसान हो गया, इकनॉमी का एक पहलू तो ख़राब हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रेट्स होने शुरू हो गए और बैंक्स जो थे जो क्रेडिट दे रहे थे उनकी क्रेडिट देने की भी एबिलिटी ख़त्म हो गई। भाई पैसों का खजाना तो कब तक चलेगा, कभी ना कभी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट्स की वजह से किसानों ने लोन वापस नहीं करा, क्रॉप फेलियर्स की वजह से, कभी किसी भी रीज़न की वजह से कह सकते हैं। तो बेसिकली हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कुछ सजेशन बताइए कि क्या होने चाहिए। तो सजेशन में आप ये लिख देना कि पहली चीज़ तो ये कि बैंक को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए, यानी कि बैंक को रिश्ता बनाना चाहिए लेंडर के साथ, मतलब बोरोवर के साथ, ताकि वो किसान की एक्चुअल नीड्स को समझ सके। तो थोड़ा सा बैंक को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमें भी किसानों को यानी कि फार्मर्स को थोड़ा हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट के बारे में सिखाना चाहिए। मतलब थ्रिफ्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेव करना, बचत करना। तो मतलब किसानों को भी ये सिखाना चाहिए कि भाई देखो पैसा थोड़ा बचा के रखो, आपको बाद में काम आ सकता है। तो उनको थोड़ी सी ये हैबिट सिखानी चाहिए हमें कि आपको भी पैसों को सेव करना आना चाहिए। तो मतलब ये एक सजेशन हम बता सकते हैं। फिर है इसके बाद अगला टॉपिक सबसे मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब एक तरह से होता है सब कुछ। सब कुछ का मतलब ये कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप उगाने से लेकर क्रॉप के बेचने तक सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, चाहे असेंबलिंग हो, स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, स्टोरेज हो, ग्रेडिंग, पैकिंग एट्सेट्रा, मतलब इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब ये क्यों ज़रूरी है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बताओ कृष भाई? क्योंकि छोटे किसान को अगर सरकार ये सब सुविधाएं नहीं देंगी तो फिर बड़े ट्रेडर्स छोटे किसान के साथ मैनिपुलेशन कर देंगे। दूसरा, किसान अपना सामान नहीं बेच पाएगा, उसको मार्केट की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। अगर मान लो मैंने क्रॉप उगाया लेकिन मेरी क्रॉप यहाँ से बॉम्बे पहुँच ही नहीं पाई तो मैं बेचूंगा कैसे? तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी चाहिए, मुझे स्टोरेज की सुविधा भी चाहिए, क्योंकि बॉम्बे पहुँचने में 4 दिन लगेंगे, नहीं तो रास्ते में ख़राब हो जाएगा सामान। तो मतलब किसानों को स्टोरेज सुविधाएं देने की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला था मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, मतलब जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो घपला कर सकते हैं। तो घपला कैसे कर सकते हैं? वो किसानों को बोल सकते हैं कि भाई हम आपकी ये फसल खरीद रहे हैं और सस्ते दाम में खरीद लें फॉर एग्जांपल। तो किसानों के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी उन्हें, उनको सारी चीज़ें ढंग से बताएगी, तो फिर मैनिपुलेशन बड़ा ट्रेडर नहीं कर पाएगा। हाँ, और जाके बेच देगा बड़े दाम पे, है ना। घपला इस तरह से हो सकता है। घपला तो सोच ही लोगे ना कि कैसे हो जाएगा। बाकी फिर एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा क्वेश्चन ये भी इसी टॉपिक का है कि भाई डिस्कस द मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर में हॉट क्वेश्चन है कि भाई पूछ सकता है। या फिर ये कि स्टेट इंटरवेंशन बिकेम नेसेसरी, कि सरकार को क्यों इंटरवेंशन करना चाहिए इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, या क्या सरकार ने मेजर्स लिए हैं डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसमें बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। एक तो आप लिखोगे डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। देखो सरकार ने कुछ कुछ स्कीम्स निकाल रखी हैं, 3 मेजर स्कीम्स हैं, तीनों याद होनी चाहिए। एक है MSP, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार जो है वो किसान को ये कहती है कि आप चिंता ना करें, हम आपसे जो खरीदेंगे क्रॉप वो मिनिमम प्राइस पे सेट है, वो खरीदेंगे, उससे कम भी नहीं लेंगे। इसी तरह बफर स्टॉक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसानों से बहुत सारा वीट और राइस खरीदती है, बहुत सारा, और अपने पास बफर में रखती है, ताकि कहीं पर कल को बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो वहाँ पे हम अनाज को इस्तेमाल कर लेंगे या बाद में इसको सरप्लस को एक्सपोर्ट कर देंगे।
तो फूड कॉरपोरेशन इंडिया भी किसानों से बहुत सारा व्हीट राइस खरीदती है। और तीसरा सरकार ने बना रखा है देखो राशन शॉप्स, है ना, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सरकार कहती है कि भाई हम आपसे सारी चीज़ें खरीद लेंगे और जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते दामों पे बेचा करेंगे। तो सरकार ने देखो ये 3 नीतियाँ बना रखी हैं बहुत ही बढ़िया, जो हम कह सकते हैं कि फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा देखो दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, एमएसपी पे खरीदेंगी। फिर दूसरा पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केट्स। अब रेगुलेटेड मार्केट्स प्रोवाइड करने से क्या फ़ायदा होता है? अगर मान लो किसी मार्केट में कोई रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर का मतलब होता है जो देखे, है ना, जांच पड़ताल करे, तो क्या होगा कि फिर किसानों को फिर से मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार ने ऐसे रेगुलेटेड मार्केट्स बना रखे हैं कि जहाँ पर बड़ा ट्रेडर छोटे किसानों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। बहुत सी ऐसी मतलब ऑफिशियल रेगुलेटेड मंडियाँ बना रखी हैं, मार्केट्स बना रखे हैं। तीसरा पॉइंट, अब सरकार देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं भी प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया वही सारी चीज़ें, रोड, वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो मतलब किसान को इन सब चीज़ों की अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर देती है। और इसी तरह कोऑपरेटिव मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। सरकार ने ये भी एक सुविधा आजकल बना रखी है किसानों के लिए, और किसानों ने भी इसका बहुत लाभ उठाया है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब मान लो मैं अकेला हूँ, मैं अकेला किसान हूँ, मैं सोचूं चलो अपना अनाज बेचने जाता हूँ बाज़ार में, तो मेरी अकेले की तो कोई सुनेगा नहीं, मेरे पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं होगी। अब मेरे जैसे 100 किसान सारे जने अपना अपना सामान लेके पहुँच गए, तो एक तो हम सबके पास बल्क में खूब सारा होगा सामान। अब जब हम 100 जने एक साथ जाएंगे मार्केट में तो हम ज़्यादा दाम पर बेच पाएंगे क्योंकि हमारे पास बार्गेनिंग पावर होगी, है ना। तो मतलब इसको बोल सकते हो आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो इसमें हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये भी मतलब एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी ये एक रीड कर लेना, इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, मतलब इसके अलावा भी मतलब कुछ और मार्केटिंग चैनल्स हैं जो सरकार ने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे सरकार ने एक ये अलाउ कर रखा है बहुत सी जगह पर कि उन्होंने किसानों को बोल दिया कि अब आप एक काम करो, हम मिडिल मैन हटा देते हैं और आप सीधा कस्टमर को सामान बेचो। तो मतलब किसानों के लिए कितनी बढ़िया चीज़ हो गई कि सीधा अपना फसल जो है वो मंडी में लेकर आओ और सीधा ग्राहक को बेचो। तो जैसे इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, पंजाब में, है ना, आंध्र प्रदेश में, पुणे में, ये सब अलग अलग मंडियां हैं। दूसरा फ़ायदा, अब सरकार ने क्या कर रखा है, बहुत सी एमएनसी कंपनियों के साथ क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जैसे मैकडोनल्ड वाला है, केएफसी वाला है। अब मैकडोनल्ड वाले को आलू चाहिए ना बर्गर में डालने के लिए, तो मैकडोनल्ड वाले ने किसानों से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये ज़मीन आपकी है, आप इस पर सिर्फ आलू उगाओगे और आपके सारे आलू मैं खरीदूंगा, दाम भी पहले से तय होगा। तो किसान को कितनी श्योरिटी रहेगी, चलो यार मुझे पता है कि सिर्फ आलू उगाना है और मेरे सारे आलू ये कंपनी खरीद लेगी। तो सरकार ने इस तरह से भी टाई अप्स कर रखे हैं नेशनल्स एंड मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। अब ये बताओ कृष कि क्या किसान को सिर्फ एक ही क्रॉप उगानी चाहिए? खतरा है, अगर वो एक क्रॉप नहीं चली तो उसका तो पूरा साल बेकार हो जाएगा। तो बस ये टॉपिक बन गया एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो बेसिकली अगर किसान सिर्फ एक ही क्रॉप उगाएगा तो उसको बहुत बड़ा रिस्क है। मान लो आपने सिर्फ वीट उगाया और उसी साल बारिश आ गई और आपकी सारी वीट की फसल तहस नहस हो गई, तो अब क्या होगा? बस ख़त्म, प्रॉफिट क्या, फिर तो खाने के वांदे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम किसान को कहते हैं कि भैया तुम डाइवर्सिफाई करो, यानी कि तुम क्या करो, अलग अलग क्रॉप्स उगाओ। जो भी तुम्हारे पास ज़मीन है या जो भी टुकड़े हैं उन पे थोड़ा सा क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करो, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगाओ। और दूसरा, हम दूसरी भी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि तुम अपनी एक्टिविटी में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। खाली खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? इंडस्ट्री में तो नहीं जा पाओगे, लेकिन चलो हाँ डेयरिंग कर लो, है ना, फिशरी कर लो अगर आता है तो, मतलब आपको कुछ दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करवाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप क्यों करवाते हो? तो भाई देखो, इससे एक तो किसानों का रिस्क कम होगा, है ना, उनकी इनकम बढ़ेगी। कई बार सीजनल फैक्टर भी होता है। अच्छा, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही उग सकती हैं, बिक सकती हैं, तो बाकी 6 महीने क्या करेगा किसान? दूसरा काम कर लेगा। और चौथा इससे फ़ायदा ये, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप जब
तरह तरह की चीज़ें करोगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो फिर वो बाहर भी बिक सकते हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदे हो गए डाइवर्सिफिकेशन के। फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हो। तो पहला तो है अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके। क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने का मतलब तो वही हो गया कि आप अलग अलग क्रॉप्स उगाओ, है ना। वीट भी उगाओ, राइस भी उगाओ, शुगर केन भी उगाओ, कॉटन भी उगाओ, मतलब इस तरह से बहुत सारी क्रॉप्स उगाओ। बाकी दूसरा हो गया कि आप अपनी एक्टिविटियों को भी शिफ्ट करो। खाली फार्मिंग में मत लगे रहो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी आप लग सकते हो, है ना। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हो गई भाई? आपके पास भैंस तो है ना कृष, उसका दूध निकाल के बेचना शुरू कर दो। मछली पकड़ सकते हो, तो बस ये सब काम कर सकते हो। एग्रो प्रोसेसिंग हो गया कि भाई जैसे जिसमें प्रोसेसिंग कर दी, जैसे दाल बनती है या चावल बनता है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि चावल सीधा बस उगा और बिक गया। कई बार उसकी प्रोसेसिंग भी होती है ना, कि उस पर पॉलिश कर दी, ये वो कर दिया, तो इन सब चीज़ों को एग्रो प्रोसेसिंग कह देते हैं। ये देखो ये नीचे हो रहा है चित्र में। अब जैसे चिप्स बनते हैं, तुम खाते हो वो लेज़ वाले चिप्स, तो वो किसके बनते हैं? आलू के बनते हैं, है ना। तो कहने को तो आलू खा रहे हैं हम, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग हो गई ना, उस पर कुछ फर्दर कुछ और काम कर दिया, तो इसको हम एग्रो या फूड प्रोसेसिंग कह सकते हैं। चलो, तो ये जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना। मतलब इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है वर्ड बाय वर्ड, कि कहीं आप सोचो ये सारे पॉइंट मैं बिल्कुल रटूंगा कि 58%, 70 मिलियन, ये सब नहीं रटना है। आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, बस। तो एनिमल हस्बेंड्री मेनली क्या होता है? मतलब इसको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का मतलब ये सब हो गया, हाँ, ये जो भैंस, बकरी, गाय, ये सब हैं, तो इन सब का प्रोडक्शन आप मतलब इन सब को पाल सकते हो। तो इससे फ़ायदा होगा कि आपका मतलब मिल्क प्रोडक्शन एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर आप दूध निकाल के बेच सकते हो, है ना, उसी के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल। इसी तरह फिशरीज़, अब जो मान लो सी शोर एरिया के आसपास रहते हैं, या आपके मतलब एरिया के आसपास कोई नदी, तालाब, इस तरह की चीज़ है जहाँ पर मछलियाँ हैं, तो आप मछली पकड़ने का काम कर सकते हो। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी। इसी तरह हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है बताओ उपासना देवी? हॉर्टिकल्चर में आते हैं कृष, वो जो बहुत ही रंग बिरंगे वो नहीं होते फूल, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, उनको ग्रो करें। ये देखो कितना अच्छे हैं। बोटेनिकल गार्डन है ना, तो वहाँ जाना कभी, तो वहाँ तुम्हें इस तरह के फूल दिखेंगे, है ना। तो ये हॉर्टिकल्चर आ गया। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो तुम्हें पता है हमारे मतलब देश के जीडीपी में 6% भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो तो इसका कितना योगदान है। एक्सपोर्ट होते हैं ये सब फूल पत्तियाँ, हाँ, लोग खरीदते हैं बाहर वाले कि कितने कलरफुल, देखो पर्पल कलर का फूल है, और क्या। अच्छा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट भाई, हाँ, आईटी। इस पे क्वेश्चन बिल्कुल मतलब आ ही सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लिख ही देता हूँ। सीबीएसई मार्च 2023, 17 मार्च, पेपर लीक। तो भाई क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई बताओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सरकार कैसे उपयोग कर सकती है ना, फार्मर्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट में। तो क्या बताओगे? एक दो मेन बातें हैं कि आईटी से देखो क्या फ़ायदा होगा। आईटी से एक तो ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट ये प्रिडिक्ट कर पाती है कई बार कि कोई ऐसा इलाका तो नहीं है जहाँ पे बाढ़ आने वाली हो, या जहाँ पर कुछ मतलब इस तरह का माहौल हो कि यहाँ पर हमें क्रॉप्स नहीं उगाने चाहिए, है ना। तो आजकल देखो इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर टूल्स आ गए, साइंस इतनी एडवांस हो गई, तो मतलब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसे एरियाज जहाँ पर कुछ फूड इनसिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटी मतलब कि उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। अच्छा, दूसरा, अब आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे भी योगदान दे रहा है। बहुत सारे अब ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स बना दिए हैं सरकार ने गांव के अंदर, जो किसानों को सिखाते हैं, तरीके बताते हैं कि भाई आपको कैसे करनी चाहिए क्रॉपिंग,
कब पानी देना चाहिए, कब धूप लगानी चाहिए, मतलब उनको सिखाते हैं सारी चीज़ें। आजकल जैसे आप लोगों को सीखना हो तो आईटी की हेल्प से कितनी आसानी से आप सीख सकते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए घर बैठे बैठे इंटरनेट पे देख लिया। तो अब किसानों के लिए भी तो वो सुविधा हो सकती है ना। अगर मान लो मुझे क्रॉप उगानी है तो आजकल क्रॉप उगाना सीखने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। तो ये भी मतलब एक बहुत वैलिड पॉइंट हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा ये कि जैसे ये सब जो सरकार ने इंस्टीट्यूशंस बना दिए, आईटी सेंटर्स बना दिए, इससे थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो ही जाएगा। भाई कोई ना कोई एक आदमी तो बैठेगा ही ना दफ्तर में, तो उसको नौकरी मिल गई। और फिर एक चपरासी भी होगा सुबह दरवाज़ा खोलने के लिए, उसको भी नौकरी मिल गई। फिर सुबह एक मेड आएगी झाड़ू मारने, पोछा करने, उसको भी नौकरी मिल गई। तो मतलब ये इंस्टीट्यूशंस के खुलने से उस रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बन जाएगा। तो ये मतलब आप इसको अच्छे से करके जाना लर्न कि आईटी का रोल मतलब किस तरह से रह सकता है। फिर उसके बाद ये टॉपिक ज़्यादा मतलब रेलिवेंट नहीं है वैसे तो इसीलिए इस पर रीड लिख देता हूँ कि कुछ समस्याएं भी हैं कृष भाई। जैसे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो हमारा अभी भी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी कम है। ये हमारे लिए मतलब एक समस्या है। बाकी इसका समाधान ये है कि हमें अच्छे ब्रीड के जो एनिमल्स हैं उन्हें रेस करना चाहिए, है ना। तो आपको अच्छी गाय भैंस जो है वो पालनी चाहिए। इसी तरह फिशरीज़ में ये समस्या है कि ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पकड़ के जो है पॉल्यूशन जो है वो बहुत फैल जाता है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई थोड़ा सा हमें जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके लिए कुछ सस्टेनेबल और लाइवलीहुड ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो फिशरीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है ना वर्कर, वो फिर कोई और काम नहीं कर पाता, आमतौर पे देखा गया है। तो थोड़ा सा हमें उनके लिए भी लाइवलीहुड का सोचना चाहिए, और जो पॉल्यूशन फैल रहा है वाटर बॉडीज़ का उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। बाकी हॉर्टिकल्चर में कह रहा है कि इसमें हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अभी भी हमारे देश के अंदर हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम है। अगर हम इसमें और इन्वेस्ट करेगी सरकार तो हम और अच्छे फूल पौधे बना सकते हैं, इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की डिमांड बाहर ज़्यादा अच्छी है। तो हम इसको और ज़्यादा बेहतर बनाकर और एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। अच्छा, अब बताओ कृष, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। पता है हमने हॉस्टल में अपनी सब चीज़ें कुछ चीज़ें हम उगा रहे हैं वो सारी ऑर्गेनिक हैं। बैंगन, नींबू और पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो कभी लेकर आऊँगा क्लास में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बताओ क्या फ़ायदा होता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल। ये रे देखो बेनिफिट्स, ये पढ़ लेना 3 नंबर तक में मान लो पूछ ले तो देखो, एक तो आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो, है ना। दूसरा, किसान अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो इसका इनकम ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि आजकल ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ट्रेंड भी है। लोगों को आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने का ज़्यादा मतलब चाव है, तो ये फ़ायदा है। प्लस ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं इनके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू भी ज़्यादा है ना, मतलब अच्छा खाना है, पौष्टिक जिसको कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सस्ता भी है। अब आप HYV सीड्स खरीदने जाओ वो बहुत महंगे आएंगे, फिर केमिकल वाले फर्टिलाइज़र खरीदने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, बहुत ही सस्ता है। अब गाय ने गोबर करा, उसको 2 दिन सुखा दो और उसको फिर यूज़ कर लो, तो देखो फ्री में काम हो गया, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इकोनॉमिकल भी होती है। 5वां फ़ायदा देखो, इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। भाई ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा लेबर इसमें इन्वॉल्व होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। चैलेंजेस क्या हैं? फूड लाइफ छोटी होती है। अब जो केमिकल से बने प्रोडक्ट्स होंगे वो तो चलेंगे 6 महीने, है ना, लेकिन ये बिल्कुल असली प्रोडक्ट्स हैं तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे जल्दी। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग हर क्रॉप पे नहीं हो सकती। आप सोचो मैं सारी क्रॉप ऑर्गेनिक करूँगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो केमिकल से बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब ईल्ड कम है। ईल्ड का मतलब होता है रिटर्न। तो जैसे मान लो आपने अगर एक HYV सीड बोया, ठीक है,
तो उससे मान लो बन गए बड़े होके 10 एप्पल बन गए उस पेड़ पर। लेकिन आपने मान लो एक नॉर्मल वाला ऑर्गेनिक सीड बोया, वो बड़ा होके पता चला जी 2 ही एप्पल बन रहा है। हाँ, तो इसको लो ईल्ड बोल देते हैं। ईल्ड मतलब प्रोडक्शन या रिटर्न, कुछ भी समझ लो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब थोड़ा सा ये मतलब एक ड्रॉबैक है कि भाई मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी एक बीज बोने में, लेकिन बड़े होके वो 2 एप्पल दे रहा है, वो दूसरा वाला 10 एप्पल दे रहा है ना। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी भी थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं कम हैं अभी भी, क्योंकि लोग जो HYV वाले या केमिकल वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कंपनियां भी बड़ी बड़ी वो ज़्यादा प्रयोग करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा, भाई उन्हें तो मुनाफा चाहिए, कंपनियों को तो मुनाफा चाहिए, भाई आप खाओ जहर, उन्हें क्या है ना। तो इसीलिए कंपनियां भी वो ज़्यादा बनाती हैं। तो अभी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं थोड़ा सा कम है। बाकी ये कुछ टर्म्स हैं, ये आप एक बार अपने आप पढ़ लेना। कुछ तो खैर आपको वैसे पता ही होगी, नाबार्ड पता ही चल चुका, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, SHG भी आपको पता ही चल गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, MSP भी आपको पता ही है शायद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑर्गेनिक हो ही गया। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड ये नहीं पता तो ये पता कर लो भैया, वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो दूध का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में मतलब जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था, तो वो कहानी जो है वो स्टोरी वाइट रिवॉल्यूशन वाली, उसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। बाकी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ये आपको पता चल चुका था। ठीक है कहानी। तो भाई ऑनलाइन वालों को भी सारी कहानी याद आ गई, रूरल डेवलपमेंट की खासकर। चलो तो अब एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, ये छोटा सा है रिवाइज, फिर ब्रेक करेंगे चलो 5 मिनट का। तो वर्कर कौन है इशिता रानी? जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, यानी कि उसका मोटिव है पैसा कमाने का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से जोड़कर देखें तो मतलब जो GDP में कंट्रीब्यूट करे, प्रोडक्टिव एक्टिविटी करे। तो क्या मैं वर्कर हूँ? क्या आप वर्कर हो? हाँ, मैं हूँ, आप नहीं हो। हाँ, तो कितनी खुशी की बात है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उन्हें वर्कर माना जाए? जैसे वो नाई की दुकान में नाई बाल काट रहा है, क्या वो वर्कर है? ठीक है। फिर मान लो कोई आदमी, उसको चोट लग गई और वो आजकल ऑफिस नहीं जा रहा, वो खाली है घर पे, तो क्या वो वर्कर है? वो भी वर्कर है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी वर्कर है। अगर कोई टेम्परेरीली मान लो किसी को चोट लग गई, मौसम ख़राब हो गया या फेस्टिवल वाली छुट्टियों पर है, तो मतलब वो भी वर्कर है। ऐसा नहीं कि वो तुम तो ऑफिस नहीं गए तुम वर्कर नहीं हो, ऐसा नहीं है। वो टेम्परेरीली मतलब अभी आउट है। अच्छा, इसके बाद कौन वर्कर नहीं है? अब मान लो जो घर में महिला खाना बना रही है, क्या वो वर्कर है? नहीं है। वो इसलिए वर्कर नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रही, वो पैसा कमाने के लिए खाना नहीं बना रही, है ना। मतलब बात समझ गए। घर में मम्मी अगर खाना बना रही हैं तो हम उन्हें वर्कर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रही। अब कुछ छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब होता है, सिंपल सी बात, कि ये वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये वर्कर का और पॉपुलेशन का रेशियो बता देता है। यानी कि न्यूमरेटर में आप लिख लोगे कि भाई कितने वर्कर्स हैं, और डिनोमिनेटर में आप लिख लोगे कि हमारी कितनी जनसंख्या है। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है कि क्या ये वर्कर हैं? क्या चोर वर्कर है? स्मगलर, जुआरी, क्या ये वर्कर्स हैं? भिखारी, क्या ये वर्कर है? नहीं, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटियों में इन्वॉल्व नहीं है, GDP में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे आपको दिमाग लगाने के लिए, 2-3 क्वेश्चन। तो मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कि जैसे ऊपर कह रहा है ओनर ऑफ सैलून, कॉबलर, कैशियर इन मदर डेयरी, ट्यूशन मास्टर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो कह रहा है ऑड वन आउट निकालना है। तो अब इसमें कैसे ढूंढेंगे ऑड वन आउट? अब देखो, ये जो सैलून का मालिक है, ये जो कॉबलर है, जो ट्यूशन मास्टर है और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, ये सब तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन नौकरी कौन कर रहे हैं? जो मदर डेयरी पर कैशियर है
और जो वर्कर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो इन दोनों को हम कहेंगे ऑड वन आउट, क्योंकि ये हैं एम्प्लॉयड, बाकी चारों कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसी तरह राज जो है वो स्कूल जाता है, लेकिन जब वो स्कूल नहीं जाता तो वो अपने फार्म पे काम करने चला जाता है पापा के साथ, तो क्या वो वर्कर है। अब देखो वो फार्म पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो फार्म पे भाई काम कर रहा है तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है। मान लो उसने एक बीज बोया तो भी तो काम तो, प्रोडक्शन तो कर दी ना उसने फार्म पर जाके कुछ तो कर ही दिया ना, काम तो कर ही दिया ना, तो इसीलिए राज जो है वो वर्कर है। बाकी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और हैं, जैसे अर्बन वूमन की मुकाबले में रूरल वूमन जो है वो ज़्यादा काम करती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं ना, तो वहाँ पे मजबूरी ज़्यादा होती है, तो जहाँ पर मजबूरी ज़्यादा होती है पेट भरने की, तो ऑब्वियसली काम भी वहाँ पे इसीलिए ज़्यादा होता है। मीना एक हाउसवाइफ है, लेकिन वो हाउस का काम देखने के अलावा वो एक क्लोथ शॉप में काम करती है जो वो खुद ही ओन करती है और उसके पति जो है वो चलाते हैं। क्या उसको वर्कर माना जाए? हाँ, माना जाए भाई। अगर वो दुकान चला रही है और दुकान चलाना मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, तो अगर वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है तो फिर वो वर्कर है। हाँ, और अर्न लिविंग कर रही है ना, तो वो वर्कर है। चलो इसी तरह इसमें बताओ ऑड वन आउट। एक रिक्शा चालक है, एक मैसन है, एक मैकेनिक शॉप वर्कर है, एक शू शाइन बॉय है। क्योंकि बाकी सब क्या हैं? हाँ, बाकी सब एम्प्लॉयड है ना, बिल्कुल सही। चलो, तो ये मतलब छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं जो वर्कर से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। बाकी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे निकालते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना, इस पर हमसे एक प्रश्न पूछ सकता है। तो बहुत ही सिंपल कहानी है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट है वैसे तो दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट भी दो प्रकार का होगा, वो भी आगे देखेंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो आपको पता ही है कौन लोग होते हैं, जो अपने लिए खुद काम कर रहे हैं ना, दुकानदार, बिजनेसमैन एट्सेट्रा। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट वाले, लेकिन उसमें पहली कैटेगरी आती है, उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स मतलब एक तरह से वो हो गए जो मतलब प्रॉपर सूट टाई लगा के ऑफिस जा रहे हैं, जिन्हें हर महीने फिक्स सैलरी मिलेगी, जिन्हें सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा, जिनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल जिनकी पक्की नौकरी है परमानेंट बेसिस पर, है ना। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स हैं, या कोई मतलब किसी कंपनी में इंजीनियर है, या कोई MBA है ना, ये सब लोग कौन है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरियां कच्ची हैं। कच्ची का मतलब है आज काम है कल नहीं, डेली एम्प्लॉयमेंट वाले, हाँ, दिहाड़ी मजदूर जिनको हिंदी में कह सकते हैं, लेबर चौक, है ना। लेबर चौक पे आप जाओगे तो वहाँ पे दिहाड़ी मजदूर बैठे रहते हैं। तो अगर आपको घर में कील ठुकवानी है तो एक मजदूर को पैसे दो, वो आ जाएगा, लेकिन कल उसके पास काम है नहीं पता। तो ना इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, ना इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, ना इनके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कानून होता है, ना इनकी कोई रेगुलर इनकम होती है। तो मतलब बिल्कुल नेक टू नेक इनका मामला चल रहा होता है। इन्हें हम बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन ही आप मतलब अपने आप देख सकते हो। वैसे तो इसमें जैसे कह रहा है कि डू यू थिंक दैट इन लास्ट 50 ईयर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द कंट्री इज़ कमेंसुरेट विद द ग्रोथ ऑफ GDP इन इंडिया। ये कल भी हमने पढ़ा था कि मतलब हमारे देश में जितना GDP ग्रो हुआ है पिछले 50 साल में, क्या आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट भी उतना ग्रो हुआ है? हाँ, कमेंसुरेट मतलब कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हुआ है ना। कल भी हमने पढ़ा था जॉबलेस ग्रोथ। तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो, हाँ, तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब उतना नहीं हुआ जितना GDP का ग्रोथ हुआ है। वही बता सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो
जीडीपी का ज़्यादा हुआ लेकिन एम्प्लॉयमेंट का कम हुआ, तो इसी को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। बस एग्जाम्पल तो कुछ नहीं है, तो फैक्ट है। अच्छा, अब एक इसी का टॉपिक आता है निकल के, इसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स का सिंपल मतलब ये है कि जो आपने कैजुअल वर्कर्स कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो हमारे देश में जो ओवर द ईयर्स हमने ट्रेंड देखा, हमने ये ट्रेंड देखा कि हमारे देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के मुकाबले या कंपैरिजन में कैजुअल वर्कर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब लोग जो हैं वो हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट में कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं, हाँ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। तो एक छोटा सा एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर हमारे देश का है, उसको समझना है। इसको हम दो सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरे को बोलते हैं इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बताओ इशिता रानी, दोनों में क्या मेन फ़र्क होता है? नहीं, हाँ वो तो है ही, लेकिन मेन डिफरेंस ये होता है कि फॉर्मल सेक्टर जितने भी पब्लिक एंटरप्राइज हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइज जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उन्हें बोलते हैं, है ना, ये याद रखना है। तो फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो तो हैं ही, या लेकिन जितने प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो वो भी फॉर्मल है। तो भाई जैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फॉर्मल है या नहीं? अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे तो फॉर्मल है। प्राइवेट हो, हाँ पब्लिक तो सारे ही, ऑल पब्लिक, लेकिन प्राइवेट में जिनके यहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट में, हाँ। अच्छा, अब फॉर्मल सेक्टर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, या फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली क्या चीज़ होती है कि यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन होती है। मतलब ये सारी वही चीज़ें जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय वाले चीज़ में थी, यानी कि इनमें गवर्नमेंट के प्रोटेक्शंस होते हैं, यहाँ पे सरकार के नियम होते हैं, लॉज होते हैं, यहाँ पर इनको मतलब फिक्स सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्ट करा जाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को नौकरी से निकाल दें, मतलब निकालेंगे तो फिर कुछ मतलब पैरामीटर्स होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर सुविधाएं बहुत मिलती हैं, मैटरनिटी लीव, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें बहुत मिलती हैं। यहाँ पर सरकार सोशल सिक्योरिटी का भी बेनिफिट हमारे एम्प्लॉयज़ को देती है। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा कि हमारे टोटल वर्कफोर्स में सिर्फ 7% वर्कफोर्स जो है वही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, यानी कि लगभग 90% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो कौन से सेक्टर में? इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनफॉर्मल सेक्टर बेसिकली कौन सा हो गया? सारे वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं। पब्लिक तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि सारे पब्लिक तो कौन से माने जाते हैं, है ना, ऑल पब्लिक तो कौन से माने जाते हैं? फॉर्मल। पब्लिक में तो चाहे एक आदमी काम कर रहे हो चाहे 1 करोड़, पब्लिक तो सारे ही फॉर्मल है। लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज जिसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हैं वो इनफॉर्मल है। अच्छा, अब इनफॉर्मल के फीचर्स बिल्कुल वो होते हैं जो कैजुअल वर्कर वाले होते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता, यहाँ पर कोई भी मतलब एक तरह से सरकार की प्रोटेक्शन नहीं होती, यहाँ की अर्निंग इरेगुलर होती है, यहाँ पर हम जब चाहें जिसको नौकरी से निकाल सकते हैं, ले ऑफ, है ना, सरकार की प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे मज़दूरों की कंडीशन भी बहुत बुरी होती है। बुरी का मतलब है कि वो बड़े ही मतलब बुरे हालातों में काम कर रहे होते हैं। पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर है ना भाई। आप बाहर पनवाड़ी की दुकान पे चले गए तो वहाँ क्या हाल मिलेगा आपको, जो वहाँ पे छोटू काम कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, तो कोई गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं होती। लेकिन अचंभे की बात यह है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत वर्कफोर्स मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? लगभग मतलब 94 या 93, 93%। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, वो इसी से निकल के आता है कि हमारे देश में जो ये इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में 94% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, तो इस बढ़ते हुए ट्रेंड को बोला जाता है इनफॉर्मलाइजेशन। क्या बोला जाता है? इनफॉर्मलाइजेशन। यानी कि हमारे देश में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। और इनफॉर्मलाइजेशन जो होता है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है,
उसी की वजह से कैजुअलाइजेशन भी हो रहा है, या कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन आप कह सकते हैं, क्वेश्चन कह देता है आर इंटर रिलेटेड। क्योंकि मैंने जब मीनिंग भी समझाया था तो मैंने क्या कहा था, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब एक तरह से आप वही समझ लो, वही सारे फीचर्स जो आपने कैजुअल वर्कर्स वाले पढ़े थे। तो मतलब अब जैसे पनवाड़ी की दुकान है तो वहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर है, तो वहाँ पे जो काम कर रहा है आदमी उसको आप रेगुलर सैलरीड कहोगे या कैजुअल कहोगे? कैजुअल कहेंगे ना। तो अब जितनी ज़्यादा पनवाड़ी की दुकान खुलेंगी मतलब जितना ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर फैलेगा उतने ही ज़्यादा कैजुअल वर्कर्स भी फैलेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन। तो मतलब दोनों बिल्कुल लिंक्ड हैं, दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन दोनों बिल्कुल लिंक्ड हैं। तो ये देखो चित्र है, ये सब जो मजदूर जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर लेफ्ट वाली पिक्चर में, ये सब कैजुअलाइजेशन है ना, कैजुअल वर्कर्स हैं। ठीक है, बाकी डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। बाकी वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मल में कितना है 6% और इनफॉर्मल में कितना है 94% है ना, तो इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा है। बाकी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं कि सरकार जो है इनफॉर्मल सेक्टर पे मतलब कैसे ध्यान दे रही है। तो सरकार ने इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बस क्या एक संस्था बना रखी है, या मतलब एक संस्था जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे जो काम करती है, ILO है ना। फिर एक क्वेश्चन ये ज़्यादा अच्छा है इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि इज इट नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर रादर देन इनफॉर्मल सेक्टर, व्हाई। अब देखो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि हम फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? तो हम हाँ लिखेंगे कि हाँ करना चाहिए। अब रीज़न ये देंगे वाई का, क्योंकि भाई फॉर्मल सेक्टर में फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है ना, फिक्स्ड रेगुलर इनकम। तो बस ये सब पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं आप। हाउ विल यू नो वेदर अ वर्कर इज वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, बताओ कैसे पता चलेगा? अगर प्राइवेट एंटरप्राइज में 10 लोग से कम है तो हमें पता लग जाएगा कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है। चलो ठीक है ना, बाकी ये टॉपिक आप रीड कर लेना, मतलब इसमें वैसा कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको पता ही है, बेरोजगारी है ना। और अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, वो बस मेरे को बता दो आप ओरली। जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, एक पर्टिकुलर लैंड पर जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ये देखो इतनी सारी लेडीज़ और इतने सारे मतलब ये मज़दूर मिलके कह रहे हैं कि भाई हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो इतने की ज़रूरत भी नहीं है तब भी काम कर रहे हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब सेम होता है। तो जैसे इसकी परिभाषा बस याद कर लेना कि पर्सन्स हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट वर्क। तो मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम कर भी सकते हैं पर उनको काम मिलता नहीं है। हाँ हाँ, मतलब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। बाकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। अब आइसक्रीम बनाने वाली मान लो कोई कंपनी का मजदूर है, अब उस गर्मियों में तो काम है, उसके बाद सर्दियों में नहीं है मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। बाकी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, जैसे चलो ये बताओ, राजू जो है 2 घंटे काम करता है, बाकी दिन वो काम ढूंढता रहता है, तो क्या आप उसको अनएम्प्लॉयड कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? हाँ, क्योंकि काम तो कर रहा है। तो अगर वो 2 घंटे भी काम कर रहा है तो मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है, वो है तो एम्प्लॉयड ही। हाँ, बाकी उसकी कैटेगरी पूछी जाए तो हम ये कह सकते हैं वो कैजुअल वर्कर है, डेली बेस पे काम कर रहा है और सिर्फ 2 घंटे काम कर रहा है, तो काइंड ऑफ मतलब वो कैटेगरी बन सकती है। बाकी डिस्कस द स्टेप्स गिवन टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही बढ़िया मतलब एक पॉइंट है, आ सकता है 3 नंबर में, कि सरकार क्या स्टेप्स लेती है बताओ।
तो सरकार दो स्टेप्स लेती है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब तो ये होता है कि सरकार क्या है भैया, सीधा कह देती है भाई देखो ये हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें हम भर्तियां निकाल रहे हैं 100 लोगों की, हाँ 100 लोगों की ज़रूरत है, तो बस, तो ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने का तरीका हो गया सरकार का। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने का तरीका क्या है सरकार का, कि मान लो ये सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, किसी प्राइवेट कंपनी वाले को कहती है कि भाई हम आपसे ज़्यादा सामान लेना चाहते हैं, उसको बड़ा ऑर्डर दे देगी। अब जब प्राइवेट कंपनी वाले को ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा सामान का, तो प्राइवेट कंपनी वाले को अब ज़्यादा आदमी रखने पड़ेंगे काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली फिर प्राइवेट कंपनी वाला नौकरियां देगा लोगों को। तो ये सरकार का तरीका हो गया इनडायरेक्ट। तो मतलब सरकार डायरेक्ट भर्तियां करवा रही है तो डायरेक्ट, सरकार इनडायरेक्टली मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है तो इनडायरेक्ट। तो ये मतलब टैक्टिक्स हो गई इसके अंदर। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। ये आप एक बार रीड कर लेना, मतलब कि रोज़गार को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम्स निकाले हैं जिनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम। वो क्या क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स मतलब ऐसे हो गए जिसमें सरकार का फोकस होता है कि आप स्वयं अपने लिए काम कर पाएँ, स्वरोजगार योजना कह सकते हैं। और वेज एम्प्लॉयमेंट में सरकार आपको कहती है भाई ठीक है हम ही नौकरी लगवा देंगे तुम्हारी और तुम्हें मतलब काम मिल जाएगा। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स में कुछ जो प्रचलित हैं कि भाई नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना, ये सब मतलब कुछ पॉइंट्स छोटे मोटे हैं, एक बार आप रीड कर लेना, वो है बेसिकली। हाँ तो ये मतलब कहानी थी एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो याद आ गई एम्प्लॉयमेंट। चलो आओ जी, तो अब हम चैप्टर 7 पढ़ते हैं। चैप्टर 7 का नाम है एनवायरनमेंट और उसमें थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। तो एनवायरनमेंट का मतलब है सब कुछ। सब कुछ मतलब ये कि जो आप सोच सकते हो, जो आप नहीं भी सोच सकते वो भी है ना। तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो जैसे कुछ बायोटिक एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, चिड़िया, जानवर, पौधे, जंगल, मछलियाँ, ये सब बायोटिक एलिमेंट्स हैं। अबायोटिक एलिमेंट्स क्या हैं जी, हवा, पानी, ज़मीन एट्सेट्रा, नॉन लिविंग एलिमेंट्स बेसिकली, है ना। तो बेसिकली मतलब एनवायरनमेंट में सब कुछ ही आ जाता है। अब सबसे पहला 3 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है, टॉपिक भी है वो, कि एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है ना, तो वो बस आप ध्यान रखना एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या हैं। तो जैसे पहला मेन फंक्शन है सस्टेन्स लाइफ। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा ये ह्यूमंस का या एनिमल्स का ये जो हमारा जीवन है ना, ये हमारी जो लाइफ है, ये एनवायरनमेंट की वजह से ही है। अगर ये ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो फिर ये लाइफ भी नहीं हो सकती, है ना। अब हम सोचें कि चलो जुपिटर पर लाइफ है क्या, नहीं है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। तो एनवायरनमेंट का हमारा पहला फंक्शन है कि इट सस्टेन्स लाइफ। दूसरा, एसिमिलेट्स वेस्ट। एसिमिलेट्स का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। क्या होता है जी, एब्जॉर्ब करना। तो आप जो भी कूड़ा करकट मचाते हो वो सब ये पर्यावरण क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, अपने अंदर समा लेता है। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जो हम करते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सब कौन प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट। अब जैसे हवा है, विंड एनर्जी, बिजली है ना, पानी है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। और चौथा, मेरे लिए सबसे फेवरेट फंक्शन तो यही है कि ये आपको एस्थेटिक ब्यूटी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको इतने खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं, नदियाँ देखने को मिलती है, जंगल देखने को मिलते हैं, जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो ये कितनी मतलब बढ़िया चीज़ है। तो ये एनवायरनमेंट ही हमें प्रोवाइड करता है ना। तो ये चारों फंक्शंस मतलब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट भी हैं और यही लिखने अगर वो पूछेगा तो। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के रूप में, जैसे एक है एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है। तो बताओ एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है। वेरी गुड, हाँ
बिल्कुल सही। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है कि जब आप रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट से वो ज़्यादा कर रहे हो और जो वो रीजनरेट हो रहे हैं वो थोड़ा कम हो रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सही। तो यही दो बातें हैं, बिल्कुल सही कहा कृष भाई। ये एग्ज़ाम के लिए यही याद रखने हैं दोनों पॉइंट कि आपका रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो मतलब ज़्यादा है और रिसोर्स जनरेशन जो है वो कम है। और दूसरा ये कि जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को एक्सीड कर रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस ना हो तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब एक्सट्रैक्शन कम होना चाहिए और वेस्ट जो है वो भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर अंदर रहना चाहिए। अगर हम ये दोनों नहीं करेंगे तो फिर एनवायरमेंटल क्राइसिस हो जाएगा। बाकी ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द डिमांड सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। तो इस पर कोई टिप्पणी? तो देखो यहाँ से पढ़ना, इन द पास्ट डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। देखो अगर हम भूतकाल में चलें आज से बहुत वर्षों पहले तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की जो डिमांड थी वो कम होती थी, है ना, सप्लाई बहुत थी। मतलब पहले बहुत सारे पेड़ होते थे, जंगल, मान लो नदियाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उन रिसोर्सेज को यूज़ कर करके अब डिमांड इतनी बढ़ गई, पानी की डिमांड इतनी बढ़ गई, बिजली की, कि वो चीज़ें क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, ख़त्म हो गई। हमने इतना ज़्यादा क्या करा, मतलब रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आज के ज़माने में देखो प्रेजेंटली द डिमांड फॉर रिसोर्सेज क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मतलब इस चीज़ को उसने बोल दिया सप्लाई डिमांड रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब तो पता ही है ना कि क्या होना, पलट जाना। तो पहले मतलब होता था, सिंपल भाषा में बोलूँ तो डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा, लेकिन आज हमने इतना ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई कि अब सप्लाई कम है। इसी को मतलब एक्सप्लेन करना है। बाकी एक और पॉइंट है क्वेश्चन के रूप में कि एक्सप्लेन हाउ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई। तो बताओ क्या परिणाम होंगे कृष, ये जो हम हरकतें कर रहे हैं पर्यावरण के साथ? हाँ, तो एक तो देखो जब हम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करते रहेंगे तो जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की वो कम हो जाएगी। दूसरा, एनवायरनमेंट जो है वो अपने जो उसके मेन फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने में फेल हो जाएगा। एक तरह से पर्यावरण पर हम बोझ डाल रहे हैं, पर्यावरण को हम नष्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी क्षमता कम कर रहे हैं हम। तीसरा, हमें कुछ और इको फ्रेंडली तरीकों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किस तरह से हम रिसोर्सेज मतलब एक्सट्रैक्ट करें लेकिन इको फ्रेंडली तरीके से, जो पर्यावरण को नुकसान ना दें। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब इन नटशेल जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरह से बहुत ज़्यादा है। और हमने देख भी लिया, ये कोरोना जो आया ये बेसिकली इसलिए तो आया कि एक तरह से हमने नेचर के साथ इतना खिलवाड़ करा तो नेचर कहीं ना कहीं उसका बदला हमसे ले ही लेगी। तो देख लो कितनी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो पर्यावरण की इसलिए हमें रक्षा करनी चाहिए। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। भारत के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो कह रहे हैं इस पर कुछ टिप्पणी करें। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे कि हाँ है ना, यही टिप्पणी करेंगे। तो जैसे भारत के पास अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे मतलब लश ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, मिनरल डिपॉजिट्स हैं, क्वालिटी सॉइल है ना, ये सब चीज़ें हैं। हमारे पास ब्लैक सॉइल है जो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह हमारे पास इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है हमारे फैले हुए हैं, तो जो हमारे मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड माने जाते हैं। इसके अलावा भारत के जो फॉरेस्ट्स हैं वो भी बहुत घने हैं, ग्रीन हैं। इसके अलावा हमारे देश के अंदर भयंकर आयरन ओर, कोल ओर या नेचुरल गैस पाया जाता है। तो मतलब हमारा देश जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। बिल्कुल, तो अच्छा पॉइंट है। उसके बाद है जी ग्लोबल वार्मिंग। ये आपने सबने सुन रखा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग का? हाँ,
जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो पिछली सेंचुरी के मुकाबले इस सेंचुरी 0.6 सेल्सियस बढ़ गया है, मतलब कि जो गर्मी है वो थोड़ा सा बढ़ गई है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी बढ़ने से क्या होगा कि जो बर्फीले इलाके हैं ग्लेशियर्स वो पिघलेंगे तो समुद्री स्तर बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जो कह रहा है बढ़ गया है। बाकी ये क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? हाँ, तो बिल्कुल सही, जो आप घर में एसी यूज़ करते हो कल से वो बंद, जो आप फ्रिज यूज़ करते हो कल से वो बंद, क्योंकि मेनली इन्हीं सब चीज़ों से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है वो गर्मी करता है थोड़ा सा। तो बाकी बर्निंग ऑफ कोल, या फिर एक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन। अब जैसे बहुत सारे हम कैटल प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो जंगल काटने पड़ते हैं या जंगल कम हो जाते हैं, और फिर जब वो पशु मर जाते हैं, एनिमल मर जाता है, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती है वो भी मीथेन गैस रिलीज़ करती है, वो भी फिर वातावरण को गर्म कर देती है, ये भी एक कारण है ना। बाकी तो जो आप ये गाड़ियाँ चलाते हो है ना, मोटरसाइकिल चलाते हो, उससे धुआं निकालते हो, पॉल्यूशन फैलाते हो, वो भी गर्मी करती हैं। और डिफॉरेस्टेशन तो एक मेन कारण है ही, जितने ज़्यादा हम जंगल काटते हैं तो उससे धीरे धीरे बेसिकली CO2 की मात्रा बढ़ती रहती है। उसके बाद है जी कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होंगे ग्लोबल वार्मिंग के। तो 2-3 अच्छे मतलब पॉइंट्स हैं इसमें, क्या परिणाम होंगे। देखो, ग्लोबल वार्मिंग होने से अब ये जो हरिकेन्स होते हैं है ना, या स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान, तो ये आने की ज़्यादा संभावना होती है। दूसरी चीज़ ये कि जो सी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो हो भी रहा है। तीसरी चीज़ ये कि आपको कुछ बीमारियां जो हैं जैसे मलेरिया, क्लोरिया, डेंगू, ये सब चिकनगुनिया, इनके भी होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज़ थोड़े से बढ़ जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरा लग रहा है ग्लोबल वार्मिंग का वो ये कि हमारे प्यारे प्यारे पोलर बियर जैसे जो स्पीशीज़ वाले जानवर हैं वो ख़तरे में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो बर्फ़ पे ही पाए जाते हैं। अब आपने बर्फ़ अगर पिघाल दी तो वो पानी में तो तैरेगा नहीं पोलर बियर, तो उनको ख़तरा है, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। बाकी ये एक पॉइंट है छोटा सा कि भाई इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उसका स्टेट क्या है ना। तो मतलब हम यही कहेंगे कि उसका स्टेट बेकार है, ख़राब है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जंगल काट रहे हैं है ना। उसका कारण पॉवर्टी भी है कई बार, क्योंकि भाई गरीब व्यक्ति है, उसको अगर घर में गैस तो है नहीं, तो रोटी पकाने के लिए क्या लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी कहाँ से लाएगा, वो जंगल से काट, डिफॉरेस्टेशन होगा है ना। इसी तरह हम पॉल्यूशन बहुत मचाते हैं, पानी का एनक्रोचमेंट कर दिए हमने फॉरेस्ट लैंड्स पर, तो कहीं ना कहीं मतलब हमारा भारत का जो एनवायरनमेंट का स्टेट है वो बहुत अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। फिर है कि भैया इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है, इसमें 5 मेन पॉइंट्स हैं कि ये जो हम रिसोर्सेज को यूज़ कर करके इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या हैं, दुष्प्रभाव क्या हैं। तो क्या क्या हैं उसके दुष्प्रभाव। एक तो है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब वही, हाँ, पोलर बियर वाला एग्जांपल, कि मतलब धीरे धीरे जो हमारी बहुत से स्पीशीज़ हैं या बहुत से जीन्स हैं वो धीरे धीरे मतलब कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरा लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये कि हमने इतने ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं कि जो हमारी मिट्टी है, जो ज़मीन है, वो क्या हो गई, डिग्रेड हो गई है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू चली गई। कुछ ज़मीन हमारी बंजर हो गई जहाँ पर हम क्रॉप्स नहीं उगा सकते, और बहुत सी जगह पर तो हमारे मतलब ज़मीन में ऐसा हाल हो गया कि कुछ भी मतलब उसमें प्रोडक्टिव नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तीसरा एयर पॉल्यूशन। तो जो भी हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान एक एयर पॉल्यूशन का भी है। तो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो तो वो भी धुआं छोड़ रहा है, और जो व्हीकल्स वगैरह हम चला रहे हैं वो भी सब धुआं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन तो फैल ही रहा है हर तरीके से, है ना। बाकी एक छोटा सा ये पॉइंट है कि भाई कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो जो व्हीकल वाला पॉल्यूशन है उसको। वो बचपन वाले पॉइंट्स लिख सकते हो कि लोगों को
बोलो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, अपने प्राइवेट व्हीकल्स ना करें। लोगों को बोलो कि भैया सीएनजी यूज़ करो, पेट्रोल यूज़ मत करो। और थोड़ा बहुत क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ जो है उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम फैले। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। तो वाटर की क्वालिटी जो है पूरी दुनिया की वो आपको पता है ख़राब हो रही है ना। तो ये भी पर्यावरण का हमें मतलब नष्ट करने का एक दुष्प्रभाव है कि जो वाटर क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिटेरोरेट हो रही है। अब उसका रीज़न क्या है कि भाई मान लो कोई इंडस्ट्री है, वो हवा में तो पॉल्यूशन फैला ही रही है, लेकिन वो जो केमिकल वेस्ट उनकी फैक्ट्रियों से निकलते हैं वो जाके नदियों में मिल जाते हैं। तो अब इससे हमारी रिवर क्या हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। तो पानी का मतलब वाटर पॉल्यूशन जो है वो भी हमारा मतलब एक बड़ा प्रभाव बन गया। और 5वां दुष्प्रभाव है सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट्स। बहुत सारे शहरों में, बड़े शहरों में जो सॉलिड वेस्ट्स हैं उनका मैनेजमेंट भी सही नहीं हो पाता। मतलब आप देखते होंगे अगर आसपास भी कहीं, तो जैसे कहीं कूड़ा इकट्ठा हो गया तो वो कूड़ा जला दिया, तो जलाने से क्या है, एनवायरनमेंट को ही तो गंदा करा हमने। तो हमारे पास जो वेस्ट है वो वेस्ट भी हम प्रॉपर तरीके से मतलब नष्ट नहीं कर पाते। अगर आप उस वेस्ट को पानी में फेंक दोगे कहीं तो पानी गंदा हो जाएगा। तो वो भी हमारे यहाँ मतलब एक दिक्कत है कि हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। तो ये 5 मतलब बड़े दुष्प्रभाव हैं एनवायरमेंटल, मतलब उसके जो हम डेवलपमेंट कर तो रहे हैं लेकिन वो एनवायरनमेंट को इन 5 तरीक़ों से प्रभावित कर रहे हैं बेसिकली, है ना। बायोडाइवर्सिटी लॉस, लैंड डिग्रेडेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर मैनेजमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड। जैसे एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि अपने सारे रिसोर्सेज आज ही पूरी तरह से यूज़ नहीं करने, आपको रिसोर्सेज इस तरह से यूज़ करने ताकि जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी मतलब उतने ही मज़े ले सके जितने आप ले रहे हो, है ना। तो बेसिकली हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब वो भी उनका भी हमें ध्यान रखना है। बस इसी चीज़ को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी ये आप चाहें छोड़ देना, इसको मैं रीड लिख देता हूँ, ऐसी है ना। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे मतलब काफ़ी चांस है प्रोबेबिलिटी पूछने की कि आप क्या स्ट्रेटजीज़ बता सकते हो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, कि भाई कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। तो देखो, एक तो है तरीका कि बायो कंपोस्ट, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम पहले यूज़ कर रहे थे, अभी भी जो यूज़ करते हैं, हमें वो नहीं करने चाहिए, है ना। उसकी जगह जो बायो कंपोस्ट्स होते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिक कह लो कंपोस्ट होते हैं, जैसे गाय ने गोबर दिया और उस गोबर को आपने 3 दिन तक सुखा दिया, उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो केमिकल्स को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी मिट्टी भी, सॉइल भी ख़राब हो जाती है, खाने की न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कम हो जाती है। तो हमें बायो कंपोस्ट का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो वो एक सस्टेनेबल मतलब तरीका है, वो आप सदियों तक यूज़ कर सकते हो, एनवायरनमेंट उससे ख़राब नहीं होगा। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करने की कोशिश करो। अब जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज़ कौन सी हो गई, जैसे विंड पावर या सोलर पावर। तो ये सब क्या है, ये थोड़ा क्लीनर और ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप हवा से बिजली, हवा से मतलब एनर्जी क्रिएट करोगे तो उसमें कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। सोलर रेज का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करोगे तो उससे कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। तो ये थोड़े से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमें इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज या प्रैक्टिस है उसे भी फॉलो करना चाहिए। तो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आयुर्वेदा। अब जैसे हमारी जो आयुर्वेदा है वो सिस्टम पुराना, अब हम उसको फॉलो ना करके मॉडर्न फॉलो करते हैं मेथड्स, केमिकल से भरे हुए, दवाई ले लेते हैं केमिकल से भरी हुई। तो उसकी बजाय अगर हम आयुर्वेदिक चीज़ें या जो हमारी प्राचीन काल की चीज़ें थी जो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। और क्या कर सकते हैं हम, भाई जो भी अनसस्टेनेबल पैटर्न्स हैं हमारे कंजम्पशन के, हमें उन्हें बदलना चाहिए।
अब मतलब जैसे कि आप की कोई हैबिट है, फॉर एग्जांपल जैसे आप एनर्जी वेस्ट करते हो तो उसको आप सेव करो। आपने लाइट ऑन करके छोड़ दिया और वो 10 घंटे ऑन है और आप उस कमरे में गए भी नहीं, कोई यूज़ भी नहीं है, तो एनर्जी वेस्ट हो गई ना। तो अपने कुछ अनसस्टेनेबल चीज़ों को या पैटर्न को हमें भी चेंज करना चाहिए। फिर उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे आप देखते ही हो कि लगातार कॉन्टिन्यूस पानी का फ्लो चलता रहता है ना। तो अगर हम छोटे छोटे हाइडल प्लांट्स वहाँ पर लगा देंगे, ये देखो एक दिखा रखा है चित्र में, तो वो क्या करेगा, उस पानी के बहाव से उसको यूज़ करके एनर्जी बना लेगा। तो मतलब इसमें आपको ना तो पर्यावरण का कोई नुकसान होगा क्योंकि ये काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही होते हैं। तो ये भी एक मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका हो गया। इसके अलावा बायोपेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना। अब पेस्टिसाइड्स क्या है, बेसिकली वो भी केमिकल्स होते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड्स केमिकल वाले यूज़ ना करके अगर हमें कोई तरीके से पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं तो हम नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अपना आप एक छिपकली पाल लो, है ना, या एक सांप पाल लो, तो वैसी कीड़े मकोड़े इनको देख के आएंगे नहीं आपकी फसल पे, तो आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई पेस्टिसाइड्स क्यों लगाता है किसान, ताकि उनकी फसल पे कोई कीड़े मकोड़े ना आए। तो आप एक सांप पाल के रख लो, एक छिपकली पाल लो, तो कीड़े मकोड़े वैसे ही नहीं आएंगे। बाकी ये एक और तरीका है कि क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करो। क्लीनर फ्यूल्स कौन से हो गए, CNG, LPG और क्या, है ना। तो हाँ, इनको आप यूज़ करो रादर देन पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल को यूज़ करोगे तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा पर्यावरण को नष्ट करेंगे। तो इसलिए तो देखते हो आप आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन कम करेंगे या फ्री हैं, ऑलमोस्ट ग्रीनर हैं। चलो, तो याद आ गई सारी कहानी। तो ऑनलाइन वाले चीतों को याद आ गई जी। तो इंडिया एंड नेबर्स में आपको क्या पढ़ना है, इंडिया एंड नेबर्स में आपको ये पढ़ना है कि अगर हम इंडिया के बारे में पिछले 7 चैप्टरों में इंडिया के बारे में पढ़ते आए, तो अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है जैसा हम जानते हैं, तो जो हमारे आजू बाजू में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी कुछ ना कुछ हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो हमें उनके बारे में भी कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो इसीलिए बस चाइना और पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर आपको कुछ बातें बताई जाती हैं, ठीक है ना। तो पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, एक बार वो देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स में ये है कि भाई काफ़ी हद तक तीनों ही देशों की जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़ हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, चाइना को मिल गया 1949 में, तो मतलब लगभग तीनों को सेम टाइम पर आज़ादी मिल गई। 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो इंडिया का आया 1951 में, पाकिस्तान का 1956 में और चाइना का 1953 में, तो लगभग उनके 5 ईयर प्लान्स भी सेम दौर में ही आए। बाकी उसके बाद अगर हम ग्रोथ रेट्स की बात करें तो वो हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रेट दिखाई दी शुरू में, जबकि चाइना जो है वो 1980s में ही काफ़ी आगे निकल गया था। तो पहले लेकिन हम चाइना को कवर करते हैं। तो चाइना की जो मेन बातें हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो 1949 वो तो हमको पता चल ही गया जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली। बाकी उनका जो मेन दौर शुरू हुआ, यानी कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान उन्होंने अनाउंस करा वो 1953 में करा। अब जो सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए चाइना के अंदर वो 2 आए, कौन कौन से क्रिश, GLF और प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो GLF जो है उसमें बेसिकली क्या था, जो उनका वहाँ का सबसे बड़ा नेता था माओ जेडोंग, तो उसने क्या करा, उसने लोगों को बस ये बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओ, इंडस्ट्रियाँ लगाओ। अगर आपके घर के पीछे छोटा सा आंगन है या छोटी सी जगह है, बैकयार्ड है, तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ छोटी इंडस्ट्री या मशीन लगाओ, प्रोडक्शन करो। तो मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में माओ ने बस ये कहा सबको कि आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पूरा फोकस कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो काफ़ी प्रोडक्शन चाइना के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा आया 1965 में, तो माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस करा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। हाँ, बुक
प्रोलेटेरिएट क्या होते हैं? नहीं, बुक को नहीं कहते। प्रोलेटेरिएट्स का मतलब होता है जो नौजवान लोग होते हैं, यंग पीपल, है ना, जो या तो कॉलेज वगैरह जा रहे हैं या जो अभी जॉब में जा रहे हैं लेकिन जवान लोग हैं। तो माओ ने क्या करा, माओ ने ऐसे लोगों को थोड़ा सा मतलब मेन शहर से दूर कंट्री साइड भेजना शुरू करा, उन्हें मोटिवेट करता था वो, और वो सब एक लाल किताब अपने हाथों में लेकर माओ के मोटिवेशनल कोट्स उसमें लिखा करते थे, रेड गार्ड्स, यस। तो धीरे धीरे ये लोग एक आर्मी की तरह बन गए, इनका नाम भी पड़ गया रेड गार्ड्स। तो इस तरह से माओ ने क्या करा, जो युवा लोग थे, यंग लोग थे, उन लोगों को मोटिवेट करना शुरू करा। और बेसिकली उनका मेन मकसद कुछ भी नहीं था, मेन मकसद सिर्फ ये था कि जो उस समय की एग्जिस्टिंग रूलिंग गवर्नमेंट पार्टीज़ थी या रूलिंग गवर्नमेंट थी उसका ये लोग विरोध करते थे, उनकी पॉलिसियों को कहते थे बेकार है। तो बेसिकली ये था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। लेकिन अंततः माओ ज़ेडोंग की मृत्यु हुई, मतलब डेथ हुई 1976 में। तब फिर जाके चाइना ने कहा कि चलो अब हम अपने स्टाइल से इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे, तो माओ का किस्सा ख़त्म। तो इसीलिए चाइना के रिफॉर्म्स जो हैं वो कौन से साल में आ गए, 1978 में। तो बहुत जल्दी आ गए। हम लोगों के इंडिया और पाकिस्तान के कब है, 1990s में। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में ही आ गए। तो इसको दो फेजेज़ में लाया गया। तो पहले इनिशियल फेज़ में एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, जबकि दूसरा जो लेटर फेज़ था उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया गया। तो मतलब दो फेजेज़ में ये रिफॉर्म्स चाइना के अंदर आए। अब उसमें कुछ छोटे मोटे बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने शुरू करे। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर चाइना क्या करता था, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता था। उन्हें कहता था कि आप यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करोगे तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको कुछ और फ़ायदे दे देंगे, ताकि इससे धीरे धीरे क्या होने लगा, चाइना के पास फॉरेन करेंसी आनी शुरू हो गई। इसके अलावा भी एक मतलब कह सकते हैं पॉइंट था, जैसे डुअल प्राइसिंग। तो चाइना ने डुअल प्राइसिंग पॉलिसी भी अपनाई। डुअल प्राइसिंग में क्या होता था, कुछ चीज़ों के प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी एक पर्टिकुलर लिमिट तक, और उसके ऊपर के दाम अगर होते तो मार्केट के डिमांड सप्लाई से पता लग जाते थे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर वैसे आपको दे रखे हैं, एक बार आप अपने आप रीड कर लेना। ये तो जीएलएफ के ऊपर है ना। तो जीएलएफ का मैंने आपको बताया ही था कि माओ का मेन फोकस किस पर था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजिंग करने पर। और बाकी ये पूछ रहे कि क्या वो सक्सेस था, तो उसमें हम लिखेंगे कि जीएलएफ कैंपेन में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ गई थी कि एक बहुत बड़ा सूखा वहाँ पड़ गया था, ड्रॉट, जिसमें लगभग चाइना के कितने लोग मर गए थे, 30 मिलियन, है ना। और इसी तरह अगर वो सक्सेस पूछे कि क्या ये जीएलएफ से कुछ सक्सेस मिला था, तो हाँ, सक्सेस के रूप में अगर हम देखें तो बिल्कुल जो फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इक्विटेबल हो गया था पहले के मुकाबले, और हेल्थ सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये हम कह सकते हैं दो बेनिफिट्स थे जीएलएफ कैंपेन के। अब देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये दिखाता हूँ आपको। इसमें लिखा है चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज डिक्टेटेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ टू इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाई डिड चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन 1978? ऑल्सो एवेल्युएट द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना पोस्ट रिफॉर्म। तो देखो जी, ये आपको बहुत ही पॉइंट याद रखना है क्वेश्चन, कि चाइना जो था उसके ऊपर रिफॉर्म्स लाने का कोई कंपल्शन नहीं था आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वाला, क्योंकि हमने तो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था $7 बिलियन का, तो हमारे ऊपर तो कंपल्शन था कि भाई हमारी रिफॉर्म्स लाओ। चाइना के ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। तो ये बात मतलब पता होनी चाहिए। तो चाइना में इसलिए रिफॉर्म्स आए 1978 में, उसका कारण ये था, पहली बात तो जैसा मैंने बताया कि माओ की डेथ हो गई थी, तो जो वहाँ की फिर एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी थी उन्हें लगा कि भाई अब हमें जो है अगर ग्रोथ करनी है तो अब हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो माओ जो था वो ख़त्म, मतलब डेथ हो गई थी, तो इसीलिए चाइना ने सोचा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई लीडरशिप के साथ अब हमें ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, जो माओ के रूल में बहुत स्लो चल रही थी। बाकी जीएलएफ से ये भी फ़ायदा हुआ कि जो देखो पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट है वो 1970s तक लगभग सेम ही था जो 1950s में था।
तो इसीलिए चाइना को लगा कि भाई GLF से या अदर जो दूसरे इनिशिएटिव माओ ने लिए थे वो सब बेकार ही थे, तो अब हमें 1978 के बाद चाइना को लगा कि अब हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो बेसिकली चाइना जो थी वो 1978 से पहले थोड़ा सा स्लो चल रही थी, तो इसीलिए उन्होंने 1978 में रिफॉर्म्स लाए। बाकी ये हमने ऊपर भी देख लिया था कि चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उसमें क्या क्या बातें हुई। तो एक तो इनिशियल फेज़ में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में आए रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कॉम्यून लैंड्स को छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको दे दिया, ताकि हर इंडिविजुअल जो है वो वहाँ पर क्या कर सके, क्रॉप उगा सके, फार्मिंग कर सके। इसके अलावा लेटर फेज़ के अंदर रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर चाइना ने वही काम करा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको क्या कर दिया, ज़्यादा मतलब डोमिनेंट रोल दे दिया कि भाई आप ज़्यादा गुड्स बनाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन करो। और तीसरा देखो वही डुअल प्राइसिंग मॉडल फॉलो करा चाइना ने। डुअल प्राइसिंग का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर प्राइस या कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स तो सरकार फिक्स करेगी दाम, बाकी उसके ऊपर अगर आपको यूनिट्स बेचने हैं तो वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से निकल जाएगा। और बाकी कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी चाइना लेकर आया, मतलब गरीबी कम करने पर, ग्रोथ को बढ़ाने पर, ये सब पॉइंट्स भी मतलब चाइना के रिफॉर्म्स में ही थे। फिर उसके बाद एक और ये पूछ लेता है कि भाई चाइना ने जो इतनी तरक्की करी इतना तेज़ी से, मतलब आज चाइना को हम सब कहते हैं कि भाई इतना बड़ा, इतनी तेज़ फास्ट ग्रो करा, तो उसकी शुरुआत जो है वो 1978 के रिफॉर्म्स से हो चुकी थी। तो वो कह रहा है इस पर कुछ आप टिप्पणी करें, है ना। तो मतलब वो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बारे में मतलब कुछ बातें आपसे पूछ सकता है कि रिफॉर्म आने के बाद चाइना में क्या हुआ। तो इसमें मतलब वही पॉइंट्स हैं वैसे तो जो आपने ऊपर भी पढ़े। एक तो वही लैंड रिफॉर्म वाला, है ना, कॉम्यून लैंड छोटी छोटी डिवाइड करके लोगों को दे दी। दूसरा पॉइंट ये अच्छा है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये कि जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने फिर इस तरह से अपनी पॉलिसियाँ बनाई ताकि जो गरीबी है वहाँ पर उसे थोड़ा कम किया जा सके या उसे हटाया जा सके। तो ये भी चाइना ने 1978 के रिफॉर्म्स के बाद करा। इसके अलावा चाइना ने 1978 के बाद अपने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को भी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लिया, ये भी उनके लिए अच्छा रहा। इसके अलावा SEZ, ये हमने पहले भी बताया था, तो चाइना ने SEZs बनाने शुरू कर दिए जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट करते थे। फिर है इसके बाद मेनली पाकिस्तान के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। इनको इंडिपेंडेंस मिली 14 अगस्त 1947। उर्दू जो है इनकी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी बातें इनकी आपको इंडिया जैसी सेम नज़र आएंगी। जैसे इनका भी इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, इन्होंने भी वही चीज़ करी थी। फिर इनके यहाँ भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। सेम कहानी है, मतलब पाकिस्तान की 1990 तक सेम है। हाँ, इंडिया वाली कि शुरू में वो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, फिर बाद में उन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ थोड़ा हमसे अलग थी, वो ये कि पाकिस्तान ने 1970s में ही फाइनेंशियल सपोर्ट बाहर से लेना शुरू कर दिया था। मतलब उनके ऊपर डेट्स का बर्डन शुरू से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। तो इसीलिए पाकिस्तान में रिफॉर्म्स जो आए वो कब आ गए, लगभग 1988 की बिगिनिंग में। तो ये आप एक बार अपने आप रीड कर सकते हो, मतलब ये हाँ हमारे 91 में आए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो ये मैं करवा देता हूँ डिस्कस। देखो इसमें लिखा है इन पाकिस्तान द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो मतलब ये क्वेश्चन पाकिस्तान से पूछता है तो यही पूछता है बार बार कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए, लेकिन रिफॉर्म्स आने के बाद भी उल्टा उनके इकोनॉमिक पैरामीटर्स और ख़राब हो गए। जैसे बाकी दोनों देशों के तो अच्छे हुए, तो इनके यहाँ रिफॉर्म्स आए और रिफॉर्म्स आने के बाद भी मतलब चीज़ें और बेकार हो गई। तो वो पूछ रहे डिफेंड या रिफ्यूट। तो हम कहेंगे कि नहीं, ये बात सही है, ऐसा ही हुआ था पाकिस्तान में, क्योंकि रिफॉर्म्स आने के बाद उनका ग्रोथ रेट भी कम हो गया था। रिफॉर्म्स आने के बाद उनके देश में गरीबी भी वापस से बढ़ गई थी। सोचो मतलब कितना मतलब उल्टा हो रहा है। और इसके रीजंस भी थे कि ये क्यों स्लो ग्रोथ हुआ या क्यों पॉवर्टी री इमर्जेंस हुई।
पहला कारण, इनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर भरोसा करते थे? रेनफॉल पर। तो अगर रेनफॉल अच्छी हुई तो इनका काम अच्छा हो गया, रेनफॉल नहीं हुई तो बेकार हो गया। दूसरा, इनके पास कोई भी ऐसा मेजर बड़ा एक्सपोर्ट का साधन नहीं था कि ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कर सके। तो पाकिस्तान की मेजर अर्निंग्स जो आती भी थी वो कहाँ से आती थी? जो इनके वर्कर्स मिडिल ईस्ट में काम करने जाते थे वो रेमिटांस भेजा करते थे। और तीसरा कारण ये भी था पाकिस्तान की दुर्दशा का, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो जैसा कि आप थोड़ा बहुत अगर फॉलो करते होंगे तो पाकिस्तान में कभी ना कभी ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू अदर देश, है ना। खैर, तो जो मेन चैप्टर है, मुद्दा है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो है ये कंपैरेटिव स्टडी का, ठीक है ना। तो वैसे तो इस चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ वो डेटा पॉइंट दे के कंपैरिजन करवाएगा, है ना, देगा। तो आपको बहुत हार्डकोर रटना नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक पता होना चाहिए। तो जैसे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में कौन है सबसे आगे? अब इंडिया हो गया, ये देखा, पता है दीदी को, सही। तो अब इंडिया होगा, और सबसे पीछे कौन है? पाकिस्तान। लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें पॉपुलेशन की, तो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है ना, मतलब एनुअल रेट। टेबल तो देगा, लेकिन हाँ बेसिक एक मालूम नहीं दी, फिर पता तो होना चाहिए। अच्छा, जीडीपी किसका सबसे ज़्यादा है? चाइना का। और किसका सबसे कम है? पाकिस्तान का। तो बेसिकली एक दो बेसिक बात पता होनी चाहिए। ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो कि 1980s के टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय देखो इंडिया सबसे पिछड़ा हुआ था, सबसे कम था, है ना, जीडीपी 5.7, और चाइना का जीडीपी तब डबल डिजिट ग्रोथ रेट देता था 10.3। लेकिन रीसेंट ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो इंडिया कितना आगे बढ़ गया, सबसे ऊपर हो गया। चाइना की बल्कि ग्रोथ रेट कम हो गई, पाकिस्तान की भी उल्टा कम हो गई। तो मतलब ये एक फ्रेम आपको पता होना चाहिए, चाहे वो डेटा दे या ना दे। तो एक बार बिना देखे बोले डेटा, तो पहले क्या था? पहले चाइना डबल डिजिट ग्रोथ रेट कर रहा था और इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे कम था। लेकिन रीसेंट ईयर्स में इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा हो गया, चाइना एंड पाकिस्तान का कंपैरेटिवली कम हो गया, है ना। ये बेसिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में तीनों कंट्रीज़ का ऑलमोस्ट सेम ही था, सबसे ज़्यादा शेयर वहीं से आता है, पाकिस्तान हो इंडिया हो सब में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वही सेकंड नंबर पर आता है। मतलब ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ये आपको गिवन होंगे, तो इसको मैं एज सच रीड नहीं कर रहा, ये सब डेटा पॉइंट्स हैं। बाकी बेसिक कंक्लूजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वही, हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का है तीनों देशों के अंदर। और चाइना ने शुरू में डबल डिजिट ग्रोथ रेट करी थी, लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में इंडिया की ग्रोथ रेट तीनों के, मतलब दोनों के मुकाबले में ज़्यादा चल रही है। अच्छा, HDI क्या होता है? हाँ, वो करेंगे श्वेता दीदी, अभी क्वेश्चंस में करेंगे कैसे कंपैरेटिव क्वेश्चन करने, वो मैं सिखाऊंगा वैसे। तो HDI जो होता है वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो ये बताता है कि भाई किस कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो कल पढ़ा था टॉपिक, वो कितना अच्छा है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है तो मतलब उतना ज़्यादा अच्छा देश होता है, उसी हिसाब से रैंकिंग बनती है। तो HDI में भी नंबर 1 कौन है तीनों में? चाइना। और सबसे कम किसकी है वैल्यू? पाकिस्तान, है ना। बाकी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, वो भी सब में, मतलब हर चीज़ में इनमें कॉमन चीज़ ये है कि सब में चाइना सबसे बेस्ट है और पाकिस्तान सबसे बेकार है। चलो ठीक है ना, वो टेबल आपको देगा। बाकी ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लिबर्टी इंडिकेटर्स। तो लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं कृष भाई, पता है? जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स तो हो गए कि भाई ये मॉर्टेलिटी रेट, डेवलपमेंट देख लिया, लेकिन किस देश में कितनी लिबर्टी है, मतलब आज़ादी है अपने विचार रखने की, वो इंडिकेटर्स बेसिकली कह रहा है। तो उसके 2 एग्जांपल्स हैं, मतलब वो कोशिश करना वो याद हो जाएं। तो जैसे मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शनल राइट्स गिवन टू द सिटीज़न, कि मतलब किस देश में जो सिटीज़न है
उनको प्रोटेक्शन राइट्स उतने ज़्यादा मिलते हैं, संविधान उनको उनके प्रोटेक्शन राइट्स देता है। जैसे मान लो इंडिया, इसमें कोई रैंकिंग नहीं है लेकिन ये तो एक एग्जांपल है कि भाई जैसे इंडिया में ह्यूमन राइट्स है, तो वो सिटीजन्स को एक राइट देता है ना, अधिकार देता है आपके प्रोटेक्शन की। या ऐसी दूसरा है एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इसको हिंदी में कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। अब जैसे मान लो कोर्ट है, अब कोर्ट जो ऑर्डर देती है तो वो सरकार से सुन के देती है या खुद अपने मन से देती है? खुद अपने मन से देती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उसके पास आज़ादी है। तो ये एक अच्छा लिबर्टी इंडिकेटर है। तो मतलब ये दोनों एग्जांपल्स हैं बेसिकली। बाकी कंपैरिजन जो है वो मतलब आपको डेटा पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो इसलिए वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग चीज़ों पे पैरामीटर हैं, पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट, चाइल्ड सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो, मतलब ये सब आपको डेमोग्राफिक पैरामीटर्स पे कंपेयर करवा सकते हैं।